आशी बोली, कैसे उठाएंगे? वह तो अपने घर गए हैं। अमृतसर सर ने बताया, वह अपने मम्मी पापा को अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताने गए हैं और उन्हें अपनी मम्मी को मनाना भी है। यह सुनकर ओशमी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी और बोली, मतलब? आशी बोली, सर बता रहे थे कि आपकी जो सासू माँ है ना, उन्होंने ओरम भाई के लिए पहले से एक सुंदर लड़की खोज रखी है। बस ओरमन भाई के यहाँ की देरी है, अब उन्हें अपनी मम्मी को मनाना भी तो होगा ना। यह सुनकर ओशमी टेंशन में आ गई। उसे तो यह भी नहीं पता था उसके मम्मी पापा कैसे हैं। पता नहीं उसे पसंद करेंगे भी या नहीं, भले ही उसने ओरमन को धमकी दी थी। आशी बोली, ज्यादा टेंशन मत लो, राजा गए हैं ना, वह सब ठीक कर देंगे और सर भी तो हैं। ओशमी ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद डिनर टेबल पर वहां का माहौल एकदम गरमाया हुआ था। राज और अभिनंदा दादाजी एक दूसरे को घूरते हुए डिनर कर रहे थे। आशी और युवान को छोड़कर सबको पता था वहां का माहौल इतना खराब क्यों है। अधिराई और भानवी को यह समझ नहीं आ रहा था कि अभिनंदा दादाजी को क्या शौक चढ़ा है यह सब करने का, जो पति पत्नी के बीच में विलेन बन रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, गेस्ट रूम में जो बेड था सिंगल बेड था और छोटा था, उसमें राज आधा ही आ सकता था। कहाँ राज की हाइट लंबी थी और उसके उलट बेड छोटा। अभिनंदा दादाजी ने जानबूझकर उसे उसी गेस्ट रूम को दिया था। ऊपर से आज राज किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। उसने युवान के कपड़े पहन रखे थे जो उसे ढीले हो रहे थे। कहाँ राज स्लिम पर्सनालिटी का मालिक और युवान की बॉडी मस्कुलर थी। ऊपर से राज उससे हाइट में भी लंबा था। वह ढीले ढाले कपड़े में जोकर लग रहा था। उसे तो युवान के कपड़े अतरंगी लग रहे थे। राज को ऐसे देखकर आशी को बहुत हंसी आ रही थी, पर वह चुपचाप डिनर कर रही थी क्योंकि दादाजी के सामने वह दांत दिखा नहीं सकती थी। डिनर करने के बाद सब सोने चले गए। युवान राज को गेस्ट रूम छोड़ने जा रहा था। वह बोला, जीजा जी आपको डैड की बात मान लेनी चाहिए, इतने छोटे से बेड में आप नहीं आ सकते, आप मेरे रूम में चलिए, मेरा बेड बड़ा है। राज उसे मना करते हुए बोला, उसकी जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ। और वह गेस्ट रूम के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। युवान उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन वह चला गया। राज युवान के साथ बेड बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाला था। भले वह उसका ब्रदर इन लॉ था लेकिन उसके साथ एक ही बेड में बिल्कुल भी नहीं। राजा और उसके दोस्तों की अलग बात थी, उनके साथ बचपन से साथ रहा था, लेकिन युवान उसके साथ बिल्कुल भी नहीं। उसने उस छोटे से बेड को घूर के देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बेड उसे चिढ़ा रहा हो। उसने सोचा नहीं था उसके ससुराल में उसकी ऐसी खातिरदारी होगी। ओशमी आशी को देखते हुए बोली, तुम सो क्यों नहीं रही हो? आशी बोली, सर इतने छोटे से बेड में सो पाएंगे? उनको तो नींद भी नहीं आएगी। कितना छोटा सा बेड था, उन्हें युवान भाई के रूम में चले जाना चाहिए था। ओशमी अपने मन में बोली, अरे तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ पर दो आदमियों के ईगो के बीच टशन चल रहा है। वह बोली, डोंट वरी, तुम सो जाओ। आशी बोली, मैं उन्हें देख कर आऊँ। ओशमी कहना तो चाहती थी कि जाओ देखकर आ जाओ बेचारे की हालत, लेकिन उसके दादाजी ने उसे सख्त हिदायत दे रखी थी। वह बोली, अरे युवान है ना, तुम टेंशन मत लो, अब सो जाओ। आशी बोली, पर ओशमी बोली, डोंट वरी, सो जाओ। पर आशी को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसका हबी पता नहीं छोटे से बेड में कैसे एडजस्ट करके सो रहा होगा। उसे नींद भी आ रही होगी या नहीं, सोच सोचकर वह परेशान हो रही थी। रात के 12 बजे आशी अभी तक जाग रही थी। उसने ओशमी को देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। वह खुद से धीरे से बोली, मैं उन्हें देख कर आती हूँ, और बेड से नीचे उतरी और अपने स्लीपर्स पहनकर अंधेरे में गिरते पड़ते दरवाजे तक पहुंची। उसे डर भी लग रहा था कहीं ओशमी उठ ना जाए, जबकि उसे यह नहीं पता था कि ओशमी भी जाग रही थी। उसे आशी की हरकत पर बहुत हंसी आ रही थी। आशी ने दरवाजा खोला और बाहर निकलकर धीरे से दरवाजा बंद किया। उसके दरवाजा बंद करते ही ओशमी ने अपने फोन में
डन का मैसेज सेंड कर दिया। आशी बमुश्किल से 2 कदम ही चल पाई होगी, पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया। आशी एकदम से डर गई और चिल्लाने ही वाली थी कि पकड़ने वाले की जानी पहचानी खुशबू महसूस करके चुप हो गई और बोली, आपने तो डरा ही दिया था, मैं अभी चिल्लाने वाली थी। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राज आशी का सवाल सुनकर बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें मुझसे यह सवाल पूछना चाहिए, मैं ठीक हूँ या नहीं। यह सुनकर आशी को राज की टेंशन होने लगी कि वो ठीक है या नहीं। वह जल्दी से उसकी तरफ पलटी और उसे अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी। उसने अंधेरे में जैसे तैसे राज का चेहरा पकड़ा और उसके माथे को छूकर देखने लगी। वो बोली, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। आपको क्या हुआ है? आपको युवान भाई की बात मान लेनी चाहिए थी। इतने छोटे से बेड में आप आधे ही आ सकते थे, पर आप माने ही नहीं। राज थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, तुम भी तो अपने नानाजी को कह सकती थी कि मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी। आशी बोली, आप खुद गए थे गेस्ट रूम में। राज बोला, तुम मुझे रोक भी तो सकती थी ना। आशी को अब मामला बिगड़ता महसूस हुआ। अगर राज ने नाराज होकर बात करना ही बंद कर दिया तो वह क्या करेगी? राज का दिमाग झल्लाया हुआ था, क्योंकि गेस्ट रूम के एसी का टेम्परेचर बहुत कम था और रिमोट वहां था ही नहीं। अभिनंदा दादाजी ने उसे परेशान करने के लिए ऐसी बच्चों वाली हरकत की थी। आशी प्यार से बोली, आपको नींद नहीं आई? राज बोला, इतने छोटे बेड में कहाँ से नींद आएगी? राज बोली, अच्छा ठीक है, चलो आप मेरे रूम में सो जाना। उसने राज का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी। राज उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। आशी स्मॉल फूटर थी, राज को ऐसे चलने की आदत नहीं थी। वह उससे टकराते टकराते बच रहा था। आशी ने अपने रूम का दरवाजा खोला और उसे अंदर ले गई और स्विच ऑन किया। राज सीधे बेड के पास गया और लेट गया। उसकी कमर उस छोटे से बेड की वजह से दर्द कर रहा था। आशी दरवाजे के पास पहुंच गई। राज ने उसे देखा और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? आशी दरवाजा बंद करके उसकी तरफ आते हुए स्माइल करते हुए बोली, आपको लगा कि मैं जा रही थी? राज बोला, हम्मम। आशी उसके बगल में आकर पालथी मारकर बैठ गई और बोली, आपका पीठ दर्द कर रहा है, मैं मसाज कर दूं? राज ने उसे देखा और बोला, मसाज करना आता है? आशी ने नहीं में सिर हिला दिया और बोली, पर मैं कोशिश करूंगी। आपको युवान भाई की बात मान लेना चाहिए था ना, आपकी एज हो गई है अब। आपकी पीठ। उसने इतना कहा ही था कि राज ने उसे अपनी आंखें सर्द और छोटी करके देखा। आशी इस बात से अनजान उसने राज को देखा और बोली, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? आप 34 के होने वाले होना, बेकार की जिद क्यों कर रहे थे? तुम भी अब मेरी एज का मजाक बना रही हो। आशी ने उसकी नाराजगी से भरी आवाज सुनी और राज को देखा, जिसका चेहरा सर्द हो गया था। आशी बोली, मैं मैं मजाक नहीं बना रही थी। वो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। राज ने उसे घूरकर देखा। उसने ब्लैंकेट को खींचा और आशी को अपनी तरफ अपने पास खींच लिया और बोला, क्या कहा? तुम्हें लगता है मेरी एज हो गई है? आशी थूक गटकते हुए बोली, नहीं। अचानक से उसे अपने शर्ट के अंदर पेट पर राज के ठंडे हाथ फील हुआ। उसे गुदगुदी हो रही थी। राज अपनी उंगलियां उसके पेट पर चला रहा था। आशी बोली, आप क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर रखी थी। अब राज का हाथ उसकी कमर से होते हुए पीठ की तरफ जाने लगा। राज उसके करीब आ गया। उसने आशी के नेक पर अपने होंठ रख दिए। आशी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आशी ने अपनी आंखें, आपकी एज हो गई है अब आपकी पीठ। अचानक से उसे अपने शर्ट के अंदर पेट पर राज के ठंडे हाथ फील हुआ। उसे गुदगुदी हो रही थी। राज अपनी उंगलियां उसके पेट पर चला रहा था।
आशी बोली, आप क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। आशी ने अपनी आंखें ओपन करके राज को देखा, जो उसके कंधे पर सिर रखकर सो रहा था। उसका हाथ अब भी तिया की पीठ पर था। राज की धीमी सांसें बता रही थी कि राज सो चुका है। आशी उसे देखने लगी। कहाँ वो कुछ और सोच रही थी। राज तो उसे बिना परेशान किए सो गया था। आशी ने राज के शांत चेहरे को देखा, उसे पर बहुत प्यार आया। उसने राज का सिर आहिस्ता से पीलों पर रखा और उसका हाथ बाहर निकाला। वह उसकी तरफ करवट लेकर लेट गई। राज का चेहरा उसके सामने था। आशी राज के चेहरे पर अपनी नाजुक उंगलियां चलाने लगी। वो कभी उसकी बंद आंखों को टच करती, कभी उसके नोज को, कभी होंठों को। फिर उसने राज के होंठों को देखा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले गई और उसके होंठों को किस कर लिया। राज की नींद बहुत कच्ची थी। उसके होंठों से आशी के होंठ मिलते ही उसकी आंखें खुल गई और वो आशी को देखने लगा। उसकी छोटी गिलहरी तो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही थी। आशी दूर हो गई और उसकी आंखें राज की आंखों से जा मिली। उसकी सांस ही अटक गई। राज उसे अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। आशी ने अपने दोनों हाथों से अपना फेस छिपा लिया। राज बोला, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। आशी ने अपनी उंगलियों के बीच से राज को देखा। राज उसे शिकारी नजरों से देख रहा था। छोटी गिलहरी फंस गई थी। उसने दूर खिसकने की कोशिश की, पर राज ने उसे पकड़ लिया और बोला, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आशी राज की आंखों की चमक साफ साफ देख रही थी, जिसमें ऐसी कोई इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। राज ने उसके हाथ हटा दिए और उसके ऊपर आ गया और उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए और उसे डीपली किस करने लगा। आशी का एक हाथ उसकी पीठ पर और दूसरा उसके बालों में उलझ गया। राज आशी के साथ जेंटल रहने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में कमरे का माहौल गर्म और प्यार से भर गया था। वहां आशी की हल्की आहें सुनाई दे रही थी। दोनों के कपड़े बेड के नीचे बिखरे पड़े थे और दोनों एक ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। बगल में ही ओशमी का रूम था, जिसे उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। वह बोली, यह दोनों भी ना। उसने जल्दी से हेडफोन निकाल लिया और फोन से कनेक्ट करके सॉन्ग प्ले करके कानों में लगाया। एक तो उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे वो दोनों हस्बैंड वाइफ अलग डिस्टर्ब कर रहे थे। सुबह आशी गहरी नींद में सो रही थी और राज बाथरूम में शॉवर ले रहा था। शॉवर लेने के बाद वो बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आया। वह एक टॉवल से अपने बाल सूखा रहा था। वह बेड की तरफ बढ़ गया और तिया को देखा, जो आराम से गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। राज ने उसे सोने ही नहीं दिया था और शायद आशी अभी उठने वाली थी। राज ने आशी का बाथरोब ठीक किया और उसे ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाया और उसके माथे को चूम लिया, फिर दोनों गालों को, फिर उसके होठों को। आशी नींद में ही कुनमुनाई और अपनी नींद से भरी आंखों को खोला। उसकी पलकें भारी हो रही थी। उसने तुरंत आंखें बंद भी कर ली। राज दोनों के कपड़ों को बाथरूम में ले गया था। औशमी अपने कमरे से उसी वक्त बाहर निकली थी। उसने भानवी को कमरे के अंदर जाते देखा। उसके होश उड़ गए। वो जल्दी से भागते हुए अंदर गई। भानवी आशी को प्यार से उठाते हुए बोली, आशी बेटा उठ जाओ। उन्होंने उसके सिर को प्यार से सहलाया। आशी नींद में कसमसाई ओशमी फटी आंखों से यह नजारा देख रही थी। वह बोली, मॉम आप उसे सोने दो ना। उसकी आवाज सुनकर भानवी ने उसे देखा और बोली, पर हमें अभ्रम की हल्दी में जाना है और कल उसकी मेहंदी और संगीत के साथ राजा की एंगेजमेंट भी है। ओशमी बोली, अभी तो बहुत टाइम है ना, सोने दो ना। भानवी की नजर आशी के पहने बाथरोब पर पड़ी। वो बोली, आशी ने तो अपना कुर्ता पजामा पहन रखा था ना, फिर यह बाथरोब। ओशमी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आशी का बाथरोब उसके कंधे से थोड़ा खिसक गया था। भानवी ने उसके गर्दन के निशान देख लिए। उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने ओशमी को घूर कर देखा। ओशमी दांत दिखाते हुए बोली,
वह नहीं उठेगी। राज ने उसे सोने ही नहीं दिया होगा। भानवी बोली, जीजा है तुम्हारे। ओशमी बोली, पता है मॉम। भानवी ओशमी को डांटते हुए बोली, अब दांत दिखाना बंद करो। आशी को उठाओ, तुम्हारे दादाजी नीचे बुला रहे हैं। उसे जल्दी उठाओ, उसे नीचे लेकर आओ। वह वहां से निकल गई। ओशमी ने बेप्सी से तिया को देखा जो गहरी नींद में सो रही थी और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह उठेगी। वह उसके कंधे को हिलाकर उठाते हुए बोली, आशी उठ जाओ यार, 8 बज गए हैं। तिया उठो। आशी ने नींद में ही उसका हाथ झटक दिया और नींद में ही बोली, दी सोने दो ना। वह दूसरी तरफ करवट बदलकर सो गई। ओशमी ने अब उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया और उसे झकझोरते हुए उठाने लगी और बोली, उठ जाओ नीचे, दादाजी वेट कर रहे हैं। अगर तुम नहीं उठी ना वह ऊपर आ जाएंगे। आहसी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और ओशमी को देखा और वापस अपनी आंखें बंद कर ली। अब ओशमी को राज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह दंदनाते हुए कमरे से बाहर निकली और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई और दरवाजे के पास पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। राज ने दरवाजा खोला और उसे घूरते हुए बोला, दरवाजा तोड़ने का इरादा है। ओशमी उसे घूरते हुए बोली, चलो अपनी बीवी को उठाना, वह उठ नहीं रही है। राज बोला, उसे सोने दो। ओशमी आंखें बड़ी करते हुए उसकी नकल उतारकर बोली, उसे सोने दो। नीचे दादाजी बुला रहे हैं और आज तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड अभ्रम की हल्दी भी तो है। आशी बहुत एक्साइटेड थी लेकिन अब वह सो रही है। चलो उसे उठाना, मैंने तो उठा कर देख लिया, वह उठ ही नहीं रही है, चलो। राज ने उसे देखा और अपने शर्ट की बाजू फोल्ड करता हुआ आगे बढ़ गया। वह दोनों जैसे ही आशी के रूम के दरवाजे के पास पहुंचे थे उसी वक्त अभिनंदा दादाजी भी अपनी छड़ी के सहारे उसी तरफ आ रहे थे। ओशमी उन्हें देखकर बोली, ओह माय गॉड, मैं तो चली, तुम्हें संभालना है। दादाजी कोडोट। वह जल्दी से अपने कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। राज को दूर से ही अभिनंदा दादाजी ने देख लिया था, अंदर चला गया। उसकी नज़र बेड पर सोई आशी पर पड़ी, उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वह लंबे कदमों के साथ बेड के पास पहुंचा और आशी को उठाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। तिया कुछ नींद में बड़बड़ा रही थी। राज ने उसके कंधे को हिलाया और बोला, छोटी गिलहरी उठ जाओ। आशी ने नींद में ही उसका हाथ हटा दिया। राज बेड पर बैठ गया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें अभ्रम की हल्दी अटेंड नहीं करनी है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर अकेला चला जाऊंगा। लेकिन आशी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। राज ने ब्लैंकेट हटाया और आशी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बाथरूम के अंदर ले गया। उसने बाथटब में पानी पहले से भर दिया था जो हल्का गर्म था। राज ने धीरे से आशी को बाथटब के अंदर डाल दिया, पर यह क्या, आशी अब भी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। राज ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसके गाल थपथपाने लगा। तब जाकर आशी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें मिंचते हुए खोला और सबसे पहले उसे राज का हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर कुछ देर बाद दोबारा खोला। उसने खुद को पानी से भरे बाथटब में देखा, फिर उसने राज को घूर कर देखा। राज उसे बहुत प्यार से देख रहा था। आशी मुंह बनाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। उसने अपने हाथ में पानी लेकर राज के चेहरे पर फेंका। राज ने अपना हाथ सामने कर लिया और मुस्कुराते हुए अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए बोला, शुरू तुमने किया था ना, मैं तो चुपचाप सो गया था, वह तुम थी जो मेरा एडवांटेज ले रही थी। यह सुनकर आशी को अपनी हरकत याद आई और उसके गाल गुलाबी हो गए। फिर भी वह बोली, मैं कोई एडवांटेज नहीं ले रही थी, वह तो, और चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह राज से क्या कहे। राज उसे चुप देखकर बोला, वह तो क्या, बोलो छोटी गिलहरी। आशी बात पलटते हुए बोली, आपने कहा था ना आप ज्यादा परेशान नहीं करोगे, आप झूठे भी हो। राज हंसते हुए बोला, हाँ मैंने कहा था लेकिन मैंने प्रॉमिस नहीं किया था ना। उसने शरारत से अपनी आई विंक की। आशी ने उसे घूर कर देखा और अपने हाथ में पानी लेकर उसके ऊपर उछाल दिया।
राज दूर हटते हुए बोला, क्या कर रही हो? अगर भीग गया ना तो कोई मुझे दूसरे कपड़े नहीं देने वाला। आशी बोली, मिलने भी नहीं चाहिए। राज आंखें बड़ी करते हुए बोला, अच्छा तो मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगा। तुम क्या यह चाहती हो? यह सुनकर आशी जल्दी से बोली, हाँ। फिर अचानक से उसे ध्यान आया राज ने क्या कहा। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। राज उसे घूर कर देख रहा था। आशी इमेजिन करने लगी राज उसके कपड़ों में कैसा लगेगा। उसने जो इमेजिन किया उसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वह हंसने लगी। राज अच्छे से समझ रहा था उसने जरूर उल्टा पुल्टा इमेजिन कर लिया होगा। आशी अपनी हंसी रोकते हुए बोली, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आप मेरे कपड़े पहन लेना। वह जोर जोर से हंसने लगी। राज उसे घूरते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है ना? रुको। वह बाथटब के करीब आ गया। आशी बाथटब में सिकुड़ गई। राज आगे बढ़ता उससे पहले उसने जल्दी से टैप को पकड़ लिया और ऑन करके राज को उससे भीगाने लगी। राज पीछे हटते हुए बोला, क्या कर रही हो? बंद करो इसे। लेकिन आशी को तो मजा आ रहा था, वह उसे और भीगाने लगी। राज पूरी तरीके से भीग गया। उसने अपने बालों पर अपना हाथ फिराया और अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और आशी को घूर कर देखा। अश्वत्थ का व्हाइट शर्ट पूरी तरीके से भीग चुका था और ट्रांसपेरेंट होकर उसकी बॉडी से चिपक गई थी। आशी ने राज को ऐसे घूरते देखकर चुपचाप टैप बंद कर दिया और उसे रख दिया। वह धीरे उठकर बाथटब में खड़ी हो गई और अश्वत्थ की तरफ मुड़ गई और अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। राज चुपचाप खड़ा था। आशी उसके बटन खोलते हुए बोली, आप ऐसे क्यों घूर रहे हो? राज बोला, तुमने मुझे भीगा दिया। आशी उसके शर्ट को उतारते हुए बोली, मैं आपके लिए दूसरे कपड़े मांग दूंगी, आप घूरना बंद करिए। राज ने अपने दोनों हाथ कमर पर से हटा लिए। आशी ने उसका शर्ट निकाला। उसकी नजर राज की बॉडी पर पड़ी। राज ने उसे ऐसे देखते देखा और बोला, क्या देख रही हो? आशी ने अपनी नजरें हटा ली और बोली, जब मैं वापस आर्यन मेंशन आऊंगी तब आप मेरे साथ नहीं सोओगे, आप राजा के रूम में शिफ्ट हो जाना, उसके साथ सोना। यह सुनकर राज की आंखें बड़ी हो गई। वह बोला, क्यों? मैं उसके साथ उसके कमरे में शिफ्ट क्यों हूँ? जब मेरा खुद का मास्टर बेडरूम है और तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं सुलाओगी बताओ? उसने एक हाथ से आशी की कमर पकड़ ली और उसे बाथटब से नीचे उतारा। आशी उसे दूर करते हुए बोली, आप बहुत परेशान करते हो, मैं आपको अपने साथ नहीं सुलाने वाली। नहीं तो मैंने राज को ऐसे घूरते देखकर चुपचाप टैप बंद कर दिया और उसे रख दिया। वह धीरे उठकर बाथटब में खड़ी हो गई और राज की तरफ मुड़ गई और अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। राज चुपचाप खड़ा था। आशी उसके बटन खोलते हुए बोली, आप ऐसे क्यों घूर रहे हो? राज बोला, तुमने मुझे भीगा दिया। आशी उसके शर्ट को उतारते हुए बोली, मैं आपके लिए दूसरे कपड़े मांग दूंगी, आप घूरना बंद करिए। राज ने अपने दोनों हाथ कमर पर से हटा लिए। आशी ने उसका शर्ट निकाला। उसकी नजर राज की बॉडी पर पड़ी। राज ने उसे ऐसे देखते देखा और बोला, क्या देख रही हो? आशी ने अपनी नजरें हटा ली और बोली, जब मैं वापस आर्यन मेंशन आऊंगी तब आप मेरे साथ नहीं सोओगे, आप राजा के रूम में शिफ्ट हो जाना, उसके साथ सोना। यह सुनकर राज की आंखें बड़ी हो गई। वह बोला, क्यों? मैं उसके साथ उसके कमरे में शिफ्ट क्यों हूँ? जब मेरा खुद का मास्टर बेडरूम है और तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं सुलाओगी बताओ? उसने एक हाथ से आशी की कमर पकड़ ली और उसे बाथटब से नीचे उतारा। आशी उसे दूर करते हुए बोली, आप बहुत परेशान करते हो, मैं आपको अपने साथ नहीं सुलाने वाली। नहीं तो मैं ओजल के साथ शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं हॉस्टल में चली जाऊंगी। राज ने उसे घूर कर देखा। बदले में आशी उसे आंखें मटका कर देखने लगी। राज उसे अपने पास खींचते हुए खुद से चिपकाते हुए बोला, मैं कहीं शिफ्ट नहीं होने वाला और तुम भी कहीं नहीं जाओगी, समझी?
उसने आशी को आर्डर दिया। तभी आशी को कुछ याद आया और वह राज को बाथरूम से बाहर निकालते हुए बोली, आप बाहर वेट करिए, यहाँ से जाइए। और उसे जल्दी से बाथरूम से बेदखल कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। राज दरवाजे को घूरने लगा। वह जैसे ही पीछे पलटा, उसकी नज़रें दरवाजे पर खड़े अभिनंदा दादाजी की नज़रों से मिली, जो उसे जी भर के घूर रहे थे। अभिनंदा दादाजी उसे घूरते हुए बोले, तुम मेरी नातिन के बाथरूम में क्या कर रहे थे? राज उन्हें तिरछी स्माइल देते हुए बोला, मेरे ख्याल से आपको यह पूछना चाहिए था, तुम दोनों क्या कर रहे थे? यह सुनकर अभिनंदा दादाजी ने उसे अपनी छड़ी दिखाई और बोले, तुम बेशर्म लड़के, तुम्हारे दादाजी से मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम मेरी नातिन को परेशान करते हो। राज उन्हें और चिढ़ाते हुए बोला, मेरे दादाजी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तब तो वह खुश हो जाएंगे। यह सुनकर अभिनंदा दादाजी हैरान होकर उसे देखने लगे। राजा उनके बगल से निकल गया। दादाजी वहीं पर खड़े रह गए। अमृतसर जायसवाल सदन में भयानक शांति छाई हुई थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर एकदम शांति के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सिर्फ चम्मच के चलने की आवाज आ रही थी। यह शांति रात को आदित्य ने कुछ ज्यादा ही स्वीट बनने के चक्कर में ओरमन की एंगेजमेंट वाली बात का बम ऐसे फोड़ दिया कि सब सदमे में चले गए थे। राजा 4 पराठे खाने के बाद प्यार से बोला, मम्मी और पराठे दो ना। मिसेस जायसवाल ने राजा के प्यारे से चेहरे को देखा और उसकी प्लेट में 2 पराठे और रख दिए और उसे सब्जी भी दी। वही ओरमन से कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। अभी तक मिसेस जायसवाल ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था। उसे तो डर लग रहा था, कहीं मिसेस जायसवाल को सदमा तो नहीं लग गया है। वह डरते हुए अपना गला साफ करते हुए बोला, आ मॉम। वह मिसेस जायसवाल ने उस पर एक जलती निगाह डाली और उसकी बोलती बंद हो गई। तभी आरोन बोला, मॉम पराठे पास करो ना। उसकी बात सुनकर मिसेस जायसवाल उस पर भड़कते हुए बोली, तुझे पराठे की पड़ी है, यहाँ तेरा बड़ा भाई सगाई करके आ गया है। अरे मैं उस बेचारी को क्या कहूँगी? उसके सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? राजा बोला, मम्मी अपना ही मुंह लेकर जाओगी ना, आपका कोई और भी मुंह है? मिसेस जायसवाल उसे देखकर बोली, अरे मेरे भोले बच्चे, मैंने इस नालायक के लिए इतनी सुंदर लड़की पसंद करके रखी है और यह सगाई करके आ गया, अब उस बेचारी को मैं क्या कहूँगी? आरोन बोला, क्या कहोगी का क्या मतलब है? बोल देना उसने अपने लिए पहले से ही लड़की पसंद कर रखी है। नहीं तो यह बोल देना मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ करवा दूंगी। मेरा बड़ा बेटा एक नंबर का नालायक है और साथ में 2-3 बुराइयां भी कर देना कि गलत आदतों में पड़ गया है, बस क्या? बात खत्म। ओरमन बोला, मॉम। मिसेस जायसवाल चिढ़ते हुए बोली, क्या है? मिसेस जायसवाल बोली, मैंने उसे घर पर बुलाया है इस नालायक की बात करने। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी डोर बेल की आवाज सुनाई दी। मिसेस जायसवाल बोली, लगता है आ गई, पता नहीं मैं क्या कहूंगी, उसे कैसे समझाऊंगी? उसके सामने तो मैंने इस नालायक की इतनी बड़ी बड़ी तारीफ की है, इतनी कसीदे पड़ी है, पूछो मत। वह इतना कह रही थी कि फिर से डोर बेल बजने लगा और जिसने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था वह उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। उसने दरवाज़ा झटके के साथ खोला, तभी कोई अंदर की तरफ पीठ के बल गिरने लगा। उसने जल्दी से उसकी कमर पकड़ ली और उसके चेहरे को देखा। वह बस आंखें फाड़े देखते रह गया। वह लड़की जल्दी से संभल कर खड़ी हो गई, ऊपर ओजू से ही देख रहा था। वह लड़की बोली, आ सॉरी, वह मैं दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ी थी। ओज ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो वह लड़की उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी, फिर इग्नोर करके अंदर चली गई। वह डाइनिंग हॉल में पहुंची और बोली, आंटी आपने मुझे बुलाया था। उसकी आवाज सुनकर ओरम और राजा ने उसे देखा। सामने एक दुबली पतली सी लड़की डेनिम शर्ट और जीन्स पहने खड़ी थी। उसने अपने बालों का मेसी बन बना रखा था और आंखों पर गोल सिल्वर फ्रेम का चश्मा पहन रखा था। मिसेस जायसवाल बोली,
हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया था, आओ ना हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। फिर उस ओज के सामने वाली चेयर में बैठ गई मिसेज जायसवाल ने उसे बहुत प्यार से ब्रेकफास्ट सर्व किया। ओज भी दोबारा आकर चेयर में बैठ गया। उसके ठीक सामने ओज बैठी हुई थी। राजा मिसेज जायसवाल के कान के पास अपना मुंह जाकर बोला, मम्मी लड़की तो बहुत सुंदर है। अगर मेरी एंगेजमेंट नहीं होने वाली होती और मैं सिंगल होता तो पक्का मैं इसी से शादी करता। मिसेज जायसवाल उसकी बात सुनकर धीरे से बोली, देखा ना कितनी प्यारी है, पता नहीं इस नालायक ने किसके साथ सगाई कर रखी है और हमें बताया भी नहीं, शादी करने के बाद भी नहीं बताता। दोनों को ऐसे बातें करते देख ओज बोली, आंटी जी एवरीथिंग इज ओके ना, आई मीन आपके घर गेस्ट आए हैं। आरोन बोला, यह लोग गेस्ट नहीं हैं, है भाई के दोस्त हैं। उसने राजा को उंगली दिखाई और बोला, यह भाई के बेस्ट फ्रेंड का छोटा भाई है और मम्मी का राज दुलारा, बाकी हम तो उसके सामने मम्मी को दिखाई ही नहीं देते। फिर उसने ओरम को उंगली दिखाई और बोला, इनको तो जानती होगी, इनकी फोटो मम्मी ने दिखाई ही होगी, यह मेरे भाई हैं जिसके लिए मम्मी ने तुम्हें पसंद किया है। जब ओज ने यह सुना उसका चेहरा उतर गया था। फिर आरोन ने ओज को उंगली दिखाई और बोला, यह राजा का असिस्टेंट है, उसके सारे कर्मकांड यही संभालता है। ओस ने ओज को देखा। ओजस ने एक क्यूट से स्माइल पास की। ओस ने अपनी नजरें ब्रेकफास्ट करने पर टिका दी। ओज के चेहरे से स्माइल चली गई। राजा उसे देखते हुए धीरे से बोला, ज्यादा मत देखो, रोड साइड रोमियो समझ लेगी, भूलो मत वो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती है, तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगी। ओज यह सुनकर हड़बड़ा गया। राजा ने सबसे बचकर अपनी आई विंक की, पर उसने यह देख लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मिसेज जायसवाल हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अपने बेटे को लेकर इतनी उम्मीदें जगाई जबकि यह नालायक किसी से सगाई करके आ गया है। उन्होंने ओरम के बाह पर हाथ से जोर से मारा। ओरम अपनी बाह को सहलाने लगा। ओस चौंक गई पर उसने खास रिएक्शन नहीं दिया, शायद उसे ओरम में इंटरेस्ट ही नहीं था। वह बोली, इट्स ओके आंटी। मिसेज जायसवाल को सच में ओस के लिए बुरा लग रहा था। ओस ने ओजस को देखा जो राजा के साथ किसी टॉपिक पर बात कर रहा था और उसे डांट भी रहा था। मिसेज जायसवाल बोली, बेटा एक काम करो, तुम भी हमारे साथ शादी में चलो, मुझे भी देखना है वो लड़की तुमसे कितनी अच्छी है। यह सुनकर ओस आंखें बड़ी करके बोली, माँ मैं क्यों? नो आंटी। राजा वहां उसके पीछे भूत की तरह टपक गया और ओस की गर्दन में अपनी चिन रखकर बोला, प्लीज दीदी चलो ना, मेरी एंगेजमेंट भी है। ओस उसे आंखें फाड़कर देखने लगी। राजा ने अपनी चिन हटाया और उसके बाजू को पकड़कर हिलाते हुए बोला, चलो आप उसे देख लेना जिसने आपसे आपके होने वाले को छीना। ओज भी जल्दी से बोला, आपको चलना चाहिए मिस ओस। आरोन जो कब से तैयार होकर बैठा था वह बोला, कोई जाए या ना जाए मैं जरूर जाऊंगा। उस कुछ सोचकर बोली, ठीक है। उसके मान जाने की अगर किसी को सबसे ज्यादा खुशी थी वो ओज था, जिसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। ओस ने ओजस को आंखों के कोनों से देखा और वहां से निकल गई। बजाज मेंशन में अभ्रम सुबह से नहा धोकर पीले रंग की कुर्ता पजामा पहनकर रेडी था। वो बार बार खुद को मिरर में निहार रहा था। एक मेड एक मिरर लेकर उसके आगे पीछे घूम रही थी। हल्दी की सारी तैयारी हो गई थी, बस लोगों के आने की देरी थी। वह पूरे गार्डन में घूम रहा था। मिस्टर बजाज उसकी इस हरकत से परेशान हो गए थे, पता नहीं परंपरा उसे कैसे हैंडल करने वाली थी। मल्लिक मेंशन में मिस्टर सहाय का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए उन्हें अमेरिका से वापस ले आए थे। फिलहाल वह बेड रेस्ट पर थे और उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर और नर्स रखा गया था। निया और मारी कुछ दिनों से मल्लिक हाउस में वापस आ गए थे। निया पीले रंग की साड़ी पहन रही थी। उसने पीले रंग की स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था। साड़ी पहनने के बाद उसने खुद को मिरर में देखा, वह आजकल थोड़ी मोटी हो गई थी।
और भरी भरी दिखाई दे रही थी। मारी चेंजिंग रूम से चेंज करके बाहर आया। उसने भी पीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग का पजामा पहन रखा था। वह अपने लेफ्ट हैंड में वॉच पहनते हुए बोला, रेडी हो गई? निया शिकायत करते हुए बोली, मैं मोटी लग रही हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मिराज ने निया को देखा और बोला, ठीक तो लग रही हो, कहाँ मोटी लग रही हो? निया उसे डांटते हुए बोली, आंखें हैं या बटन, मैं मोटी हो गई हूँ। मिराज को आजकल उसके मूड स्विंग्स के आदत हो गई थी। वह उसके पास गया और उसे अपनी तरफ पलटा और उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में लेकर एक डीप किस करके बोला, बहुत अच्छी लग रही हो और लिपस्टिक लगाना बंद करो, यह बेबी के लिए अच्छा नहीं है। मिराज ने पूरी लिपस्टिक साफ कर दिया था। निया उसे घूरकर देखते हुए बोली, जानबूझकर किया ना? मिराज अपने होंठ साफ करते हुए घुटनों के बल बैठ गया और साड़ी को हटाकर निया के पेट पर अपने होंठ रख दिए और बोला, आई लव यू बेबी। वो नॉन स्टॉप उसके पेट पर किस करने लगा। निया को अब गुदगुदी हो रही थी। निया हंसते हुए बोली, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे गुदगुदी हो रही है। मिराज ने किस करना बंद कर दिया और खड़ा हो गया और निया के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया और बोला, अब चलो। फिर उसने निया का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर आ गए। गेस्ट हाउस की विंडो से रिचा जलती निगाहों से दोनों को देख रही थी। उसे निया की हंसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हें खुश रहने नहीं दूंगी। निया, कभी नहीं। आनंद मेंशन में आशी येलो कलर का मिरर वर्कड क्रॉप टॉप और लहंगा पहनकर तैयार थी। राज ने येलो रंग का हैंडमेड मिरर वर्क वाला कुर्ता पहन रखा था और नीचे येलो कलर का पजामा पहन रखा था। वह फोन पर बात कर रहा था। आशी उसके सामने पीठ करके खड़ी हो गई। उसने अपने बालों की साइड फ्रेंच चोटी कर रखा था। राज ने आशी की पीठ को देखा और फोन कॉल कट किया और फोन को अपने पॉकेट के हवाले किया और आशी के टॉप की जीप लगाते हुए बोला, खुद भी तो लगा सकती थी ना? आशी बोली, मेरे हाथ पीछे नहीं पहुँचते ना, आपके तरह लंबे नहीं हैं, है ना? वो उसकी तरफ पलट गई। राज उसकी टॉप और लहंगे को ठीक करने लगा। राज ने दुपट्टे को देखा जो बेड पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और आशी के टॉप के साथ पिन अप करने लगा। आशी राज के बालों के साथ खेल रही थी।